आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत ही पुराने जमाने की बात है, जब एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वो अपने पुश्तैनी मकान में अकेला ही रहता था। वो मकान बहुत ही छोटा सा था और उसने विवाह भी नहीं किया था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसका व्यापार बहुत ही छोटा सा था। सिर्फ 2-4 लोगों के साथ ही उसकी मित्रता थी और उन मित्रों में से एक मित्र था कंटक, जो कि उसका परम मित्र था। एक दिन किशोरी लाल जब रात को अपने घर में सो रहा था तो उसने सपने में देखा कि उसके स्वर्गीय पिताजी उससे कह रहे थे कि तू अभी तक तीर्थ यात्रा पर क्यों नहीं गया। तू अभी के अभी बिना देरी किए चारों धाम की यात्रा पर निकल जा। सुबह उठते ही किशोरी लाल ने फैसला किया कि वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करेगा। उस समय चारों धाम की तीर्थ यात्रा करने में बहुत समय लग जाता था, क्योंकि सारा सफर बैलगाड़ियों से या फिर पैदल ही होता था। तो किशोरी लाल ने अपना सारा व्यापार समेटा और मकान में एक किराएदार रख लिया। व्यापार समेटकर उसको जो भी धन मिला था उसमें से कुछ धन तो उसने अपनी आगे की यात्रा में खर्च करने के लिए रख लिया और बाकी बची 1000 सोने की अशर्फियां। तो उसने सोचा कि तीर्थ यात्रा से वापस लौटकर वो इन्हीं अशर्फियों से दोबारा से व्यापार शुरू करेगा। वो अशर्फियों को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, क्योंकि यात्रा के दौरान उनके लुट जाने का भी भय था। उसने एक ठंडी सांस ली और फिर वो अशर्फियां उसने एक हंडिया में रख दी और हंडिया को मुंह तक जैतून के तेल से भर दिया और ऊपर से हंडिया का मुंह एक ढक्कन से बंद कर दिया। हंडिया लेकर वो अपने मित्र कंटक के पास गया, जो कि खुद भी एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने कंटक से कहा, भाई, मैं 4 धाम की तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ, मेरी ये तेल की हांडी तुम रख लो। किशोरी लाल ने ये नहीं बताया कि उस हांडी में अशर्फियां हैं। कंटक ने उसे अपने गोदाम की चाबियां दी और कहा कि तुम जहां चाहो अपनी तेल की हंडिया को रख दो। अच्छा, जब तुम लौटोगे तो वहीं से अपनी हंडिया उठा लेना। कंटक ने तो हंडिया की ओर देखा तक नहीं। किशोरी लाल ने हांडी को गोदाम में रख दिया और फिर अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। तीर्थ यात्रा के दौरान उसने कई नए नगर देखे, उनमें अनेक मंदिरों के दर्शन किए, तीर्थ स्थानों के आसपास के बड़े बड़े बाजारों में घूमा। इस यात्रा में उसका काफी धन खर्च भी हो गया और बहुत सी जगहों पर उसने मंदिरों में और गरीबों को दान भी किया। एक धाम से दूसरे धाम, दूसरे धाम से तीसरे और फिर तीसरे से चौथे धाम, इस तरह से चारों धाम की यात्रा पूरी करते करते उसे कई महीने लग गए। इधर उसके मित्र कंटक की पत्नी ने एक दिन अपने पति से कहा, बहुत दिनों से घर में किसी चीज में जैतून का तेल नहीं डाला, कल तुम बाजार से खरीद कर ले आना। अपनी पत्नी की बात सुनते ही कंटक को अपने मित्र किशोरी लाल की हांडी की याद आ गई। उसे याद आया कि किशोरी लाल ने तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले जैतून के तेल की हांडी गोदाम में रखवाई थी। उसने कहा, उसी में से थोड़ा सा तेल ले लो, वैसे भी वो तेल बहुत ही पुराना हो गया है और अब खराब भी हो चुका होगा, परंतु एक बार देख लेना चाहिए, शायद अभी तक अच्छा हो। परंतु उसकी पत्नी ने कहा, ये तुम क्या कहते हो, किसी और की अमानत को तो छूना भी पाप है। मुझे जैतून के तेल का कोई ऐसा शौक नहीं है कि उसके लिए तुम्हें नैतिकता के विरुद्ध कोई काम करना पड़े। कंटक बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर पूरी हांडी में से एक कटोरी तेल ले भी लिया तो इससे क्या कमी हो जाएगी? और वैसे भी किशोरी लाल को तीर्थ यात्रा पर गए हुए 3 साल बीत चुके हैं। तीर्थ यात्रा करने में 3 साल थोड़े ही लगते हैं, और क्या मालूम वो कभी वापस आएगा भी या नहीं। उसकी पत्नी बोली, चाहे कुछ भी हो, तुम उसका तेल मत छूना। तुम कैसे कह सकते हो कि वो नहीं आएगा? हो सकता है कि वो कल ही आ जाए। कंटक उस समय तो अपनी पत्नी की बात मान गया, किंतु अब उसने मन में सोचा कि किशोरी लाल ने जैतून की हांडी यहाँ पर क्यों रखवाई थी? ऐसी क्या बात थी उस तेल में जो उसे इतना संभाल कर रखने के लिए कहकर गया है? उस रात वो अपनी पत्नी से छुपकर गोदाम में गया, ये देखने के लिए कि तेल कैसा है।
गोदाम में जाकर उसने लालटेन जलाई और फिर हांडी के तेल को एक बड़े बर्तन में उड़ेल दिया। तेल में से बहुत ही दुर्गंध आ रही थी, उसका स्वाद भी खराब हो चुका था। किंतु तभी हांडी में से अचानक सोने की अशर्फियां गिरने लगीं। हांडी का काफी सारा तेल गिर गया और अशर्फियां निकल जाने से हांडी में तेल की सतह भी नीचे हो गई थी। कंटक ने तुरंत सारे फर्श को साफ किया और हंडिया का खराब और बदबूदार तेल बाहर फेंक दिया। सुबह उठकर उसने बाजार से जैतून का तेल खरीदा और किशोरी लाल की हांडी में मुंह तक भर दिया और हांडी को वापस उसी जगह पर रख दिया। परंतु अब उस हांडी में रखी हुई अशर्फियां वो निकाल चुका था। 2 दिन के बाद ही किशोरी लाल अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके वापस अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसे सबसे पहले अपनी हांडी की याद आई। वो तुरंत अपने मित्र कंटक के पास गया और कहने लगा, मित्र, मेरी तेल की हांडी तुम मुझे वापस कर दो। कंटक बोला, भाई मैंने तो तुम्हारी हांडी देखी तक नहीं, तुमने ही उसे गोदाम में रखा था। ये लो चाबी और जहां पर तुमने रखा था वहीं से जाकर उठा लो। किशोरी लाल चाबी लेकर गोदाम में चला गया और अपनी हांडी उठाकर वापस अपने घर चला आया। उसने घर आकर हंडिया का तेल दूसरे बर्तन में डाला और अपनी अशर्फियों को तलाशने लगा, परंतु उसे एक भी अशर्फी नहीं मिली। ये देखकर तो किशोरी लाल के होश उड़ गए, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो तुरंत उल्टे पांव अपने मित्र के पास वापस गया और बोला, इसमें रखी हुई 1000 अशर्फियां अब कहां पर हैं कंटक? कंटक बोला, कैसी अशर्फियां किशोरी लाल? किशोरी लाल ने रोते हुए स्वर में कहा, भाई मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं कि मैंने इसमें 1000 अशर्फियां रखी थी। अगर तुमने वो अशर्फियां अपनी किसी जरूरत के लिए खर्च कर दी हैं तो कोई बात नहीं, बाद में वापस कर देना। कंटक ने कहा, मित्र तुम कैसी बातें करते हो? मैंने तो तुम्हें हंडिया लाते और ले जाते समय तुम्हारी हंडिया पर निगाह तक नहीं डाली। तुम्ही ने उसे गोदाम में उस जगह पर रखा था और अब मैं क्या जानूं कि उसमें अशर्फियां थी या नहीं। तुम बेकार ही मुझ पर आरोप लगा रहे हो। जब तुम मेरे पास आए थे तो तुमने हंडिया में तेल होने की बात कही थी, अशर्फियों की तो तुमने कोई बात ही नहीं की। जो तुम्हारा था वो तुम्हें मिल गया, अब तुम यहाँ से जाओ। किशोरी लाल ने उसके बहुत हाथ पैर जोड़े और बोला, अगर अशर्फियां मुझे नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझ पर दया करो। अब तो कंटक गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाते हो, बेईमान कहीं के। बेईमानी करके मुझसे 1000 अशर्फियां ऐंठना चाहते हो। उनका झगड़ा सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई। कुछ लोग कंटक को सही मान रहे थे तो कुछ लोग किशोरी लाल को। शाम होते होते झगड़े की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई किशोरी लाल को सही कहता तो कोई कंटक को। किशोरी लाल ने अपना सारा मामला सरपंच के सामने रखने का फैसला किया। वो उसी शाम सरपंच के पास गया। सरपंच ने उसी समय कंटक को भी वहां पर बुला लिया और फिर सरपंच ने कंटक और किशोरी लाल दोनों के बयान सुने। सरपंच ने किशोरी लाल से कहा, किशोरी लाल, क्या तुम्हारे पास अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कोई गवाह है? किशोरी लाल बोला, नहीं हजूर, मैंने भेद खुलने के डर से ये बात किसी को नहीं बताई थी, परंतु ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि उस हंडिया में 1000 अशर्फियां थी। तभी कंटक बोला, मैं भी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैंने कोई अशर्फियां नहीं निकाली। अब तो सरपंच सोच में पड़ गया। उसने किशोरी लाल से तेल की हंडिया लाने को कहा। किशोरी लाल उसी समय वो तेल की हंडिया लेकर हाजिर हो गया। सरपंच ने वो हंडिया कंटक को दिखाते हुए पूछा, कंटक, क्या ये वही हंडिया है? कंटक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सरपंच जी, ये वही हंडिया है। सरपंच ने हंडिया में रखे हुए तेल को देखा और फिर हंडिया में उंगली डालकर उसकी जांच करने लगा। वो बोला, ये तेल तो बहुत ही अच्छा और ताजा मालूम पड़ता है। ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीना पुराना होगा। और फिर सरपंच ने कंटक से कहा कि किशोरी लाल ने तुम्हें ये हंडिया 3 साल पहले दी थी। इतने सालों में तो जैतून के तेल का स्वाद बिगड़ जाता है और उसमें दुर्गंध भी आने लगती है। सरपंच के आदेश पर उसी समय एक तेल के व्यापारी को बुलाया गया जो सही बात को बता सके कि तेल कितना पुराना है। तेल के व्यापारी ने भी सरपंच की बात को ही सही बताया कि अगर ये तेल 3 साल पुराना होता
तो अब तक खराब हो चुका होता। ये तो बिल्कुल ताजा निकाला गया है, यानी कि इस हंडिया में से तेल को बदला गया है। सरपंच ने कंटक की तरफ देखा तो कंटक के चेहरे का रंग उड़ गया। सरपंच ने गरज कर कहा, कंटक, अगर तुमने हंडिया को देखा और छुआ भी नहीं तो उसका तेल कैसे बदल गया? अब कंटक के पास कोई जवाब नहीं था। वो समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। वो हाथ पैर जोड़ते हुए सरपंच के सामने गिड़गिड़ाने लगा, सरकार, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैंने ही इसमें से 1000 अशर्फियां निकाली हैं और तेल को बदल दिया। सरपंच ने कहा, तुमने चोरी भी की है और भगवान की झूठी सौगंध भी खाई है, इसलिए तुम्हें दंड तो अवश्य मिलेगा। इसके बाद कंटक के घर से 1000 अशर्फियां लेकर किशोरी लाल को दे दी गईं और कंटक को कोतवाली भेज दिया गया, जहां पर कोतवाल ने उसे कारागार में डाल दिया और उसे 6 महीने के कारागार की सजा हो गई। इस तरह से सरपंच की बुद्धिमानी से किशोरी लाल को न्याय मिल गया। किशोरी लाल के ही पड़ोस में एक किसान रहता था जिसका नाम था पुरुषोत्तम, जो कि बहुत ही गरीब था। उसकी एक बेटी थी। परिवार में सिर्फ 2 ही सदस्य थे। किसान के पास खेती लायक जमीन बहुत ही कम थी और उसकी पत्नी की मृत्यु 2 साल पहले हो चुकी थी। गरीबी की हालत ये थी कि उसने अपनी पत्नी की मृत्यु पर अंतिम संस्कार और ब्राह्मण भोज करवाने के लिए गांव के साहूकार से कुछ रकम उधार ले रखी थी। गांव का साहूकार विशंबर दास बहुत ही धूर्त और बेईमान आदमी था। वो अक्सर गांव के किसानों को ब्याज पर रकम देता और उनसे मोटा ब्याज वसूल करता। उसका मकसद किसानों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीन हड़पना होता था। और पुरुषोत्तम नाम का वो गरीब किसान भी इसी साहूकार के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ था। साहूकार उसकी रकम पर ब्याज लगाता जा रहा था। बेचारा अनपढ़ पुरुषोत्तम साहूकार के बही खातों के हिसाब को समझ नहीं पाता था और इसी चक्र में वो फंसता जा रहा था। अब तो साहूकार ने अपनी रकम वसूलने के लिए किसान के घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। वो अक्सर उसके घर आ धमकता और अपनी रकम ब्याज समेत वापस करने के लिए उसको धमकाता रहता। एक दिन साहूकार की नजर किसान की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने मन में ये फैसला कर लिया कि कुछ भी हो वो इसी लड़की से शादी करेगा। और फिर उसने एक दिन किसान के सामने एक सौदा करने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि अगर किसान अपनी बेटी की शादी साहूकार से करवा दे तो किसान का सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। किसान और उसकी बेटी साहूकार का ये प्रस्ताव सुनकर कंपकपा उठे। साहूकार, जो कि किसान की बेटी की उम्र से दोगुनी उम्र का आदमी था, तब साहूकार ने उनसे कहा कि ठीक है, अगर तुम ये फैसला नहीं कर सकते तो ये फैसला किस्मत को ही करने दो। उसने कहा कि वो 2 पत्थर उठाएगा, एक काला और एक सफेद, और उन्हें एक खाली थैले में डाल देगा और फिर उसके बाद किसान की बेटी को उसमें से एक पत्थर उठाना होगा। अगर वो काला पत्थर उठाती है तो वो मेरी पत्नी बन जाएगी और किसान का सारा कर्ज माफ हो जाएगा। अगर वो सफेद पत्थर उठाती है तो उसे साहूकार से शादी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और फिर भी किसान का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। परंतु अगर वो पत्थर उठाने से मना करती है तो साहूकार किसान को कोतवाली ले जाएगा, जहां पर उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। वे लोग किसान के खेत में एक पत्थरों से भरी हुई पगडंडी पर जा खड़े हुए। जैसे ही वो बात कर रहे थे, साहूकार ने नीचे झुककर 2 पत्थर उठा लिए। जैसे ही उसने पत्थर उठाए, किसान की चतुर बेटी ने यह देख लिया कि उसने दोनों काले ही पत्थर उठाए हैं और उन्हें थैले में डाल दिया। और फिर साहूकार ने किसान की बेटी को थैले में से एक पत्थर उठाने को कहा। अब किसान की बेटी के लिए यह बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि उस थैले में साहूकार ने चालाकी से दोनों ही काले पत्थर डाल दिए थे। किसान की बेटी जब थैले में हाथ डालती तो हर हालत में उसके हाथ में काला ही पत्थर आना था, जिसका मतलब था कि उसे साहूकार से शादी करनी ही पड़ती। और अगर वो ऐसा करने से मना करती तो उसके पिता को कारागार में डाल दिया जाएगा। और अगर वो पत्थर उठाती है तो उसे साहूकार से शादी करनी पड़ेगी। अब वो बहुत ही असमंजस में पड़ गई, लेकिन वो बहुत ही समझदार थी। उसने मन ही मन एक योजना बना ली और फिर अपनी योजना के अनुसार उसने थैले में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला
उस पत्थर को देखे बिना ही घबराहट में उसने वो पत्थरों से भरी हुई पगडंडी पर नीचे गिरा दिया और ऐसे नाटक करने लगी जैसे ये सब कुछ उससे अचानक ही हो गया हो। नीचे गिरते ही वो पत्थर अन्य पत्थरों के बीच में कहीं पर गुम हो गया। किसान की बेटी बोली, हाय, मैं भी कितनी अनाड़ी हूँ, परंतु कोई बात नहीं, अगर आप थैले में दूसरा पत्थर देखेंगे तो पता चल ही जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। अब क्योंकि थैले में दूसरा पत्थर काला ही था, सबके सामने साहूकार ने जब वो पत्थर निकाला तो वो काला ही था। तो यही माना गया कि किसान की बेटी के हाथ से जो पत्थर छूटकर नीचे गिरा वो सफेद था, यानी कि साहूकार की बेटी ने सफेद पत्थर ही उठाया होगा। अब क्योंकि साहूकार अपनी बेईमानी सबके सामने स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए उसे सबके सामने यही बात स्वीकार करनी पड़ी और इस तरह से किसान की होशियार बेटी ने इस असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया। अब किसान का सारा कर्ज भी माफ हो चुका था और उसकी बेटी को भी साहूकार से शादी करने की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह से किसान की बेटी ने अपनी चतुराई से अपने पिता को साहूकार के कर्ज के जाल से मुक्त करवा दिया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।